आज हम आप लोगों को अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा समझ लेते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अथवा इस परिभाषा को डिटेल में लिखें तो डीएनए में GCAT लिप में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए में GCAU लिप में अनुलिपीकरण करने की क्रिया ही अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो चलिए इस परिभाषा को ठीक से समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। उसी को यहाँ पर G यानी ग्वानिन, C यानी साइटोसिन, A यानी एडेनिन, T यानी थाइमिन के रूप में लिखा गया है। और आरएनए में थोड़ा चेंज है, T की जगह पर U है, अर्थात थाइमिन की जगह पर यूरेसिल है। तो डीएनए की चेन में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन के रूप में प्रोटीन बंधी होती है, आबद्ध होती है। उसी को आरएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल में बदलकर यानी GCAU लिप में बद्ध करके नया आरएनए बनाना ही ट्रांसक्रिप्शन अथवा अनुलेखन कहलाता है। तो देखिए ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5' to 3' और दूसरा 3' to 5'। अब डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड में से जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसे? 3' to 5' वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसके विपरीत 5' to 3' वाले को कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। तो ये जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है अथवा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है अथवा जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, इसे को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी आप कह सकते हैं। तो इसी का ट्रांसक्रिप्शन होना यानी इसी में ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसी से mRNA अर्थात आरएनए का निर्माण होता है या आरएनए बनता है। और यहीं पर आपको बता दें कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है इससे कभी भी आरएनए नहीं बनता, इसमें कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में कोडांस का क्रम समान होता है। जो डीएनए है और आरएनए दोनों में कोडांस का क्रम समान होता है। केवल आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों में कोडांस समान है, लेकिन आरएनए जो होता है इसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। अब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कैसे, कौन बनाएगा, कौन हेल्प करेगा? तो एक एंजाइम हेल्प करता है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है, यही क्रिया को उत्प्रेरित करता है, रिएक्शन को चलाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आकर बैठता है तो डीएनए खुल जाता है, जिससे एक बबल बनता है। यानी आरएनए पॉलीमरेज आकर के बैठा तो डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है उसमें से एक जगह जो होती है वो खुल जाती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहा जाता है। यानी जो बबल बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। लेकिन अभी भी बबल तो बन गया है, लेकिन अभी भी प्रोसेस शुरू नहीं होती है। क्यों नहीं शुरू होती है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को धक्का देने वाला तो चाहिए, कौन उसको आगे बढ़ाएगा? यानी आरएनए पॉलीमरेज को एनर्जी कौन देगा? तो एनर्जी देगा सिग्मा। सिग्मा प्रमोट करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को सिग्मा ही स्टार्ट करवाता है और स्टार्ट करने के बाद सिग्मा निकल जाता है। तो इसे इनिशिएशन फैक्टर कहा जाता है। सिग्मा का निकलना क्या कहलाता है? इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है, जैसा कि दिख रहा है आपको चित्र में। और आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जिसे इलॉन्गेशन बोला जाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इलॉन्गेशन फैक्टर बोलते हैं। और इनिशिएशन फैक्टर क्या होगा कि सिग्मा आया, उसने प्रक्रिया स्टार्ट की, प्रोसेस स्टार्ट की और प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद सिग्मा निकल गया तो उसे क्या बोला? इनिशिएशन फैक्टर बोला। इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ आरएनए पॉलीमरेज का बढ़ना क्या कहलाता है? इलॉन्गेशन बोला जाता है। इसे इलॉन्गेशन फैक्टर बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्पलेट डीएनए से
जुड़े राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट अणु जो होते हैं वो फास्फोडाइस्टर बंधों द्वारा परस्पर जुड़कर आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते रहते हैं, यानी आरएनए का निर्माण करते रहते हैं, आरएनए बनाते रहते हैं। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर आगे बढ़ता जाता है, यानी जिस तरह से धीरे धीरे करके आगे आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता जाता है, डीएनए का आकुंडलन या अनकॉइलिंग होता रहता है। डीएनए क्या है, आगे की ओर अनकॉइल्ड होता रहता है, खुलता रहता है या उसका द्रवण होता रहता है, तथा आरएनए श्रृंखला के साथ नए राइबोन्यूक्लियोसाइड्स जुड़ते चले जाते हैं और उस श्रृंखला के साथ जो आरएनए श्रृंखला बन रही है, चेन बन रही है, उसमें नए नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते रहते हैं। इस प्रकार आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की लंबाई बढ़ जाती है। अब चूंकि उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स नए नए जुड़ रहे हैं, इसलिए आरएनए की जो चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। अनुलेखन क्रिया के आगे बढ़ने के साथ साथ, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया जैसे से आगे बढ़ती है, उसी के साथ साथ डीएनए आरएनए का संकर विघटन भी शुरू हो जाता है, यानी डीएनए आरएनए का संकर विघटन प्रारंभ हो जाता है और आरएनए श्रृंखला डीएनए से अलग होने लगती है, यानी जो आरएनए की चेन है वो डीएनए से विरक्त होने लगती है, अलग होने लगती है। अब इसका समापन होना शुरू हो जाता है, तो समापन यानी टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन के अंतर्गत जीन के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित समापन स्थल या टर्मिनेशन साइट पर पहुंचने वाला आरएनए पॉलीमरेज डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है, यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है और आरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है, यानी आरएनए का बनना बंद हो जाता है। संश्लेषण समाप्त होना यानी बनना बंद होना। समापन स्थान पर नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम विलोमपदी होता है, यानी कि जो समापन स्थल है, जो स्थान है, वहां पर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो नाइट्रोजनस क्षारक हैं, उनका क्रम कैसा होता है, विलोमपदी होता है। यहां पहुंचकर आरएनए भी डीएनए से अलग हो जाता है। समापन के बाद आरएनए पॉलीमरेज दूसरे आरएनए अणु का संश्लेषण शुरू कर देता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दूसरे आरएनए अणु को बनाने लगता है, उसका संश्लेषण शुरू कर देता है। आरएनए की आवश्यकता अनुसार प्रतिलिपियां तैयार होने के बाद, यानी जितनी जरूरत है उतनी जब आरएनए की प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं, उतनी कॉपीज बन जाती हैं, तो तैयार होने के बाद डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाएं न्यूक्लियोटाइड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाता है। जो डीएनए अणु खुल गया था, उन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में, दोनों चेन्स के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाते हैं और डीएनए अणु अपनी पूर्व कुंडलिनी संरचना में पहुंच जाता है। और बाद में क्या होता है कि जो डीएनए अणु है वो डबल हेलिकल बन जाता है, वैसे ही द्विकुंडली संरचना बना लेता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अनुलेखन का समय व स्थान क्या होता है, यानी टाइम एंड प्लेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो अनुलेखन कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। ये अनुलेखन कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, कोशिका जो होती है उसके केंद्रक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यह क्रिया कोशिका चक्र की अंतर अवस्था या इंटरफेस की G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होता है। और ये होता कब है, तो जो कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल होती है, उसकी इंटरफेस की अवस्था G1 और G2 ये जो उप अवस्थाएं होती हैं तब होता है। अनुलेखन की खोज किसने की, अगर डिस्कवरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को देखा जाए तो हारोविच एक वैज्ञानिक थे, हारोविच, बीज तथा स्टीवेंस। हारोविच, बीज तथा स्टीवेंस ये तीन वैज्ञानिक थे। और कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने आरएनए संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया की खोज की थी। हारोविच, बीज और स्टीवेंस नामक तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आरएनए संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया की खोज की। और अनुलेखन के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है, अगर देखा जाए तो मटेरियल रिक्वायर्ड्स फॉर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो पहला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ये जरूरी होता है तथा इससे जुड़ा एक सिग्मा कारक भी जरूरी होता है, यानी सिग्मा फैक्टर भी आवश्यकता होती है उसको धक्का देने के लिए। फिर दूसरा डीएनए का सांचा चाहिए, यानी डीएनए टेम्पलेट भी चाहिए। तीसरा
चारों प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट्स यानी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी तथा यूटीपी चाहिए होते हैं। और चौथे में धातु आयन Mg++ अथवा Mn++ सहायक रूप में चाहिए होते हैं। तो आरएनए के संश्लेषण के लिए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है।